ठीक है, आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस पे आ जाइए, पॉलिटिकल मैप पे। सभी ने एटलस में खोल दिया है। ठीक, सबसे पहले वाटर बॉडीज करेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगल बगल कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। ठीक, तो उसमें देखिए पहले बड़ी बड़ी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन बोल सकते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक होता है, और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे क्या होता है, साउथ अटलांटिक होता है। तो है तो ये अटलांटिक ओशियन पूरा इधर। ठीक है, तो इधर आपने कर दिया नॉर्थ अटलांटिक, 0 डिग्री के नीचे साउथ अटलांटिक। इधर पे कर दीजिए गिनी बेसिन लिखा हुआ है, गिनी बेसिन, यहां पे गल्फ ऑफ गिनी, अफ्रीका के इधर दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ गिनी दिख रहा है। ठीक है, इधर ऊपर कर दीजिए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। ठीक, उसके बाद यहां पे दिख रहा होगा रेड सी, इस तरफ दिख रहा है लाल सागर। उसके बाद यहां पे दिख रहा होगा गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी। इधर दिख रहा होगा इंडियन ओशियन, राइट साइड में ये पूरा इंडियन ओशियन हो गया, दिख रहा है। वाटर बॉडीज में अगर हम मोटा मोटा करें तो जैसे एक पहला क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं कि यूपीएससी कहां तक क्वेश्चन बनाती है। उसने कहा कौन सा सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, कौन सा सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, तो भूमध्य सागर। क्या, भूमध्य सागर, भू के मध्य में स्थित सागर भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो यहां पर है, ऊपर इसके ऊपर यूरोप लग गया, क्या लग गया, यूरोप महाद्वीप है। नीचे आपको दिख ही रहा है अफ्रीका महाद्वीप है, और इस तरफ क्या लग गया आपका, एशिया महाद्वीप लग गया। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद भूमध्य सागर के अगल बगल से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो यहां पर एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रही होगी आपको, क्या दिख रही है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। पूछेगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन 2 वाटर बॉडीज को मिलाती है, तो आपने आंसर देना है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से, या अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर भी बोलते हैं, अंध महासागर को रूम सागर से। कई बार कंफ्यूज करती है हिंदी में, उसका जो ट्रांसलेटर है हिंदी ट्रांसलेटर, वो एक सरदर्द बना हुआ हिंदी माध्यम वालों के लिए। कारण क्या है कि इंग्लिश में तो आपको देख रहे होंगे आप यूपीएससी में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हिंदी में नहीं आ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, उनका जो ट्रांसलेटर, जो जिस भी डिवाइस से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिंदी, बहुत ही जिसको बोलते हैं क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है पेपर में, जो कि हिंदी माध्यम वाले के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये नॉर्मल है कि भूमध्य सागर का एक नाम और क्या है, रूम सागर है। क्या है, रूम सागर बोलते हैं ना। रूम सागरीय जलवायु कहां कहां पर पाई जाती है, अगर पूछ रहा होगा ऐसे कि रूम सागरीय जलवायु कहां कहां पर पाई जाती है, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहां कहां पर पाई जाती है, या पूछ रहा होगा कि मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट कहां कहां पर पाई जाती है। उसको उस चीज को क्लियर कर दीजिए कि रूम सागर, भूमध्य सागर और मेडिटेरेनियन सागर सी एक ही चीज है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को मिलाती है, तो या तो बोलेगा अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से, या बोलेगा अंध महासागर को भूमध्य सागर से, या अंध महासागर को रूम सागर से। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये हरक्यूलियस पिलर बोलते हैं इसको, जिब्राल्टर स्टेट को क्या बोलते हैं, हरक्यूलियस पिलर। हरक्यूलियस एक योद्धा था, उसके नाम पर बोला जाता है। वास्तव में यहां पर रॉक है, ये दिख रहा है, यहां पर बताया जाता है, जब ड्रिफ्ट पढ़ रहे होंगे हम, ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो ये बताया जाता है कि पहले भूमध्य सागर में पानी नहीं था, जब ड्रिफ्ट हुआ तो लॉक सा हो गया। ये एक गड्ढा है एक तरह से, भूमध्य सागर क्या है, बहुत गहरी खाई समझ लीजिए, इसमें पानी नहीं था। तो क्या हुआ कि अटलांटिक ओशियन, यहां पे जिब्राल्टर रॉक थी, इस रॉक ने कई लाखों सालों तक अटलांटिक ओशियन के पानी को रोके रखा। ठीक है, और
जब अटलांटिक ओशन इतना अरबों खरबों गैलन पानी, ये जब जोर मारा इसने तो ये रॉक टूटी यहां से, कहां से, जिब्राल्टर वाली जगह से, और फिर पानी भरना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। किसमें, जो जहां आप भूमध्य सागर देख रहे हो वहां पे पानी भरना स्टार्ट हुआ। लगभग बताया जाता है, नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, बताया जाता है 100 साल लगे उसको भरने में। कितने, 100 ईयर्स। तो धीरे धीरे करके पानी भरा, तो वो रॉक भी घिसी वहां पर। तो आज भी ऐसा लगता है जैसे मोरक्को से आप कूद कर कहाँ चले जाओगे, स्पेन में कूद जाओगे। लेकिन इतना भी नहीं है, चौड़ाई है वहां पर, पानी के जहाज बड़े बड़े जा रहे हैं वहां से, तो इसका मतलब क्या है, काफी दूर पर है। और दूसरी चीज, जब हम ऐसा बोलते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग कर रही है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि स्पेन को मोरक्को से क्या कर रही है, अलग कर रही है। लेकिन आप और बारीकी से अगर जाओगे तो मोरक्को के आगे पर एक पतला सा एक अलग कलर दिखेगा आपको, और स्पेन के आगे पर भी एक अलग कलर दिखेगा आपको। इसका मतलब वहां पर कब्जा किया हुआ है। एक तरफ शायद ब्रिटेन का है नीचे की तरफ, और उस तरफ मोरक्को का है। समझ में आ रहा है, मतलब ये ऐसे रास्ते हैं सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहां पर क्या कर रखा है, किसी और लोगों का अधिकार है यहां पर। बट मोटा मोटा अगर आपसे पूछेगा तो आपने बोलना है स्पेन को मोरक्को से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। स्पेन पता ही है आपको, यूरोपीय देश है, मैड्रिड कैपिटल है उसकी, मैड्रिड बोलते हैं हम लोग, मैड्रिड, है ना। बुल फाइटिंग जहां का क्या है, नेशनल गेम है, सांडों के साथ लड़ाई करते हैं वहां के लोग, ठीक है। और ये मोरक्को, इसकी कैपिटल कहाँ है, रबात है, ठीक है। हल्का फुल्का अगर मैं आपसे बोलूं तो ये साथ में ये भी याद कर लीजिए कि रबात जो है वो अटलांटिक ओशन के तट पर है। किस पर है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी अलग है, मतलब अलग वाटर बॉडी के किनारे है। तो देखिए जैसे लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है, वो भूमध्य सागर के किनारे है, दिख रही है। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली भूमध्य सागर के किनारे है। ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस, वो भी भूमध्य सागर के किनारे दिख रही होगी। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स, ये भी भूमध्य सागर के किनारे दिख रही होगी। लेकिन मोरक्को की रबात, ये कहां दिखाई दे रही होगी आपको, ये अटलांटिक ओशन के तट पर है। क्लियर हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, बारीकी देखती है, आप कितनी बारीकी से क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। मोरक्को से याद आया मुझे, याद बहुत आती है, इब्न बतूता नाम सुना होगा आपने, सुना है, इब्न बतूता का नाम सुना है। बीच में गाना भी गा रहे थे, इब्न बतूता करके मैं गाना सुन रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे उसमें एक शादी में। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्या इनको पता भी है इब्न बतूता कौन था। तो अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था दिल्ली में, भारत में, ठीक है। 1333 के आसपास की बात है शायद, 1333 में वो यहां पर आया, कौन, इब्न बतूता। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा बताया जाता है कि सम्मान करता था अगर किसी के अंदर योग्यता होती थी। तो इब्न बतूता को उसने पहले क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, फिर उसके बाद उसने राजदूत बनाकर उसको चीन भेजा, ठीक है। फिर वो वापस आया, फिर अपने देश वापस गया। इस बीच उसने जो भी देखा, जहां भी घूमा, जो भी वो किया, तो उसने किताब लिखी, रहला। क्या लिखी, किताबुल रहला भी बोलते हैं, रहला भी बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफरनामा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है क्या, रहला, सफरनामा। क्यों, क्योंकि जो इब्न बतूता था उसने किसी के दबाव में नहीं लिखी, अपने देश में बैठ के लिखी, किसी राजा के दबाव में नहीं लिखी। तो काफी तथ्य ये माना जाता है कि उसमें क्या है, सत्य है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर एक तो यही हो गया, जिब्राल्टर से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। एक अब जैसे भूमध्य सागर के आसपास इधर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे लॉक सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि इजिप्ट ने लॉक कर दिया, या ये सिनाय पेनिनसुला है यहाँ पर, ये सिनाय प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। ऐसा लगता है लॉक हो गया, पानी लॉक नहीं हुआ था, पहले क्या था, लॉक था। लेकिन यहाँ पर स्वेज कैनाल है, क्या है,
1854 में स्वेज कैनाल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया इजिप्ट में। किसमें? इजिप्ट तो सुना होगा आपने, द ममी मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है द ममी करके। मम्मी समझते हैं क्या होती है? हाँ, मनुष्य का जो पुनर्जन्म में जो आस्था है उसको डिनोट करती है ममीज। यानी इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं। वहां के राजा जब मर जाते थे तो उन पर एक उनके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सब निकाल के उसके बाद क्या उनको एक लेप लगाकर एक उसमें रखा जाता था, ताबूत में रखा जाता था। उनका सारा सामान, सोना चांदी जो भी चीजें हैं वो रखी जाती थी। बताया तो ये भी जाता है कि उनके दास दासियों की भी हत्या करके उनके साथ क्या करते थे? दफन करते थे कि अगर राजा जिंदा हो गया तो तब क्या करना है। इब्न बतूता का मकबरा जब खोदा गया तो सोने का पलंग मिला, चारपाई मिली, सोने के क्या मिले, बर्तन मिले। तो ये सब चीजें जो डिनोट करती हैं, ये मतलब ये जो इंगित कर रही हैं, ये और इंगित कर रहे हैं कि मनुष्य की आज से 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व में भी ये आस्था थी कि ये दोबारा क्या होगा? जीवित होगा। बट ऐसा नहीं होता है। आम का आप अचार बना सकते हो, अचार से फिर आम नहीं बना सकते। बना सकते हो, और मम्मी जो है वो अचार ही एक तरह से बॉडी के सारे पानी को निकाल कर उसको क्या कर देना? संरक्षित कर देना। तो बॉडी से अगर सारा पानी निकल जाता है तो फिर वो क्या नहीं होती है? खराब नहीं होती है। तो मम्मी भी वैसी चीज है, ठीक है, द मम्मी। तो मिस्र तो पता ही है। तो मिस्र में एक स्वेज कैनाल है जिसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1854 में स्टार्ट हुआ। 1854 अगर याद नहीं हो रहा है तो एक इतिहास में एक तिथि है 1854 वुड डिस्पैच, सुना होगा आपने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उसको, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब वुड्स डिस्पैच। जब भारत में इस चीज पर विचार चल रहा था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें जो पहला प्रयास है वुड डिस्पैच है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच आया। तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर आंसर वुड डिस्पैच। और फिर जब मैग्ना कार्टा मैंने बोल दिया तो मैग्ना कार्टा पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था। तो मैग्ना कार्टा 1215 में साइन हुआ था, 1215 में इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड की जनता ने अपने राजा को बाध्य किया था कि ये हमारे कुछ अधिकार है, इस पर साइन कीजिए, आपको हमारे मूल अधिकार देने पड़ेंगे। तो मूल अधिकार जो दिए गए राजा के द्वारा, अधिकार दिए गए, उसी को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। तो देखो ना, ये बड़ी बात है कि 1215 में इंग्लैंड के लोग अपने राजा से क्या मांग रहे थे? मूल अधिकार मांग रहे थे। और भारत में क्या चल रहा था? थर्ड बैटल ऑफ तराइन चल रहा था। होमवर्क लिखिए, थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच लड़ा गया? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी सबको पता है कि वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। चौहान ने एक चूक कर दी थी, प्रथम वाला जो तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को जिंदा छोड़ दिया, ठीक है। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसमें सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। इस बार पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा, कौन थे? एक राजा थे, है ना। पृथ्वीराज चौहान से ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, पृथ्वीराज चौहान से पूछेगा पृथ्वीराज चौहान उपाधि क्या थी उनकी? राय पिथौरा थी। क्या थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान कौन से पृथ्वीराज चौहान है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? आंसर पृथ्वीराज, बोलिए, थर्ड नंबर के हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन है? और जिनके दरबारी कवि कौन है? चंद्रबरदाई हैं। कौन है? चंद्रबरदाई, जिन्होंने क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो लिखी, जिसमें लिखा उन्होंने कि मेरे राजा की दोनों आंखें निकाल दी गई, फिर भी मेरे राजा ने मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। और क्या बंधक बना रखा है राजा को, फिर भी इतने सिद्ध अस्त्र थे कि यहीं से तीर मारा, सिर्फ एक चौपा, मतलब एक जो उन्होंने दोहा या चौपाई जो भी बोली होगी, है ना, मत चूको चौहान, और तीर मारा और किसको मार दिया? गौरी को। सत्यता कितनी है ये अब इतिहास का विषय है, इतिहास में बताऊंगा। और फिर भी तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 में लड़ा गया। आपने मुझे बताना किसके बीच लड़ा गया?
तो लिख के रखना, क्लास के बाद फिर पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा कब जो स्वेज कैनाल है वो कब बनकर तैयार हुई, 1869 में। 1869 अगर याद नहीं हो रहा है तो महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर में, गुजरात में। माता का नाम पुतलीबाई है, पुतलीबाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं बता पाए लोग माता जी का नाम क्या था। और इस देश में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी महान व्यक्ति होगा उसकी माता का नाम जरूर याद रखना आप, ठीक है, ठीक है। सबकी माताओं के नाम याद हैं, तो गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई हो गया। अशोक महान की माता का नाम, सम्राट अशोक की माता का नाम, ये सब क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। क्या नाम था सम्राट अशोक की मां का नाम? सुभद्रांगी। वेरी गुड राणा जी, सुभद्रांगी। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम? महात्मा बुद्ध की माता का नाम? महावीर स्वामी की माता का नाम? ये महान लोग हुए ना, इन्होंने अपने मतलब नहीं, पहले महात्मा बुद्ध, जिस सीक्वेंस में मैं पूछ रहा हूं उसी में आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया, बिल्कुल। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मेरे ख्याल से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माता महाप्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वो गौतम कहलाए, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी अगर बताऊंगा तो फिर इतिहास शुरू हो जाएगा। ऐसी महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला, लिच्छवी, पता है ना, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला। राज परिवार से थे ये लोग। ये ज्ञान की तलाश में जब निकले तो ऐसा नहीं, देखिए एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि मैं संसार का भोग छोड़ रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा। राजा बन रहे थे बुद्ध, महावीर स्वामी राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, ज्ञान की खोज में निकले और उसके बाद संपूर्ण विश्व को क्या किया उन्होंने? ज्ञान दिया, है ना। चलो, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी माताओं के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वेज कैनाल हो गई आपकी, 1869 में बनकर तैयार हुई, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। क्वेश्चन तो यहां तक पूछा गया कि भाई इधर कौन सा पोर्ट और इधर नीचे कौन सा पोर्ट। तो ऊपर की तरफ जो है वो है पोर्ट सईद, SAID करके स्पेलिंग है, पोर्ट सईद। और नीचे की तरफ जो पोर्ट है उसका नाम क्या? पोर्ट स्वेज, SUEZ, पोर्ट स्वेज, ठीक है। तो स्वेज कैनाल, बड़े बड़े जहाज चलते हैं इसमें, क्या होते हैं? बड़े बड़े जहाज चलते हैं। और बहुत बड़ा जो व्यापारिक मार्ग है जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो यही है। जितने भी यूरोप से या अन्य जगहों से जो बड़े जहाज आते हैं वो आपके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एंटर करके भूमध्य सागर में आते हैं, भूमध्य सागर से स्वेज कैनाल होते हुए लाल सागर होते हुए, और यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब, आंसुओं का द्वार, बबल मंडेब जल संधि से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन होते हुए, अरब सागर होते हुए, इंडियन ओशन होते हुए, और फिर कहाँ? कुछ भारत में आएंगे, मुंबई, है ना, पोर्ट में आएंगे, कुछ नीचे की तरफ जाएंगे, फिर श्रीलंका के नीचे से होते हुए, या सेतु समुद्रम परियोजना से जो हमने बनाया है, चौड़ा रास्ता किया, वहां से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक क्या होता है? व्यापार होता है। इतना समझ में आ गया? तो स्वेज कैनाल की लंबाई आपने बताई 168 किलोमीटर, ठीक है। दरअसल क्या है, कितने किलोमीटर कम हो गया रास्ता? पहले कहां से जाना पड़ता था? थोड़ा इसको छोटा करेंगे, ठीक है। ये यूरोप में दिख रहा होगा आपको, स्पेन दिख रहा होगा, स्पेन के जस्ट बगल में एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल पता है ना, पुर्तगाली। और एक थे बार्थोलोमियो डियाज, क्या नाम था उनका? बार्थोलोमियो डियाज। 1492 ईस्वी की बात है,
1492 एडी में बार्थोलोमियो डियाज ने कहा, यार रास्ता खोजता हूं, भारत के बारे में सबने सुना था, सोने की चिड़िया है, ये है, वो है, जो भी सुना होगा। चल पड़े जहाज लेके, यहां से चला बार्थोलोमियो डियाज और ऐसे कोने कोने चलता रहा, मतलब जमीन को छोड़ा नहीं, बहुत दूर नहीं निकला, अफ्रीका की जमीन से थोड़ी दूर पर चलता हुआ समुद्री मार्ग की खोज करने लगा बार्थोलोमियो डियाज। ऐसे करते करते वो कहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, केप ऑफ गुड होप में पहुंचा। कहां पे पूछा, केप ऑफ गुड होप में पहुंचा, आशा अंतरीप बोलते हैं इसको, यहां पर पहुंचा। उसके बाद यहां से वापस चला गया, क्योंकि उसने कहा नहीं मिल रहा। कुछ लोग होते हैं ना, आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं, है ना, करते हैं, और फिर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मोह भंग हो जाता है जब देखता है कि ओहो ये तो क्या है। उत्तराखंड में एक कहावत है, नया नया जो बल्द होता है ना, बल्द समझते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बैल होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, बहुत बड़े सिंग नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, और पहाड़ी ताकत बहुत ज्यादा होती है उनमें, ठीक ठाक होती है। तो नया नया बल जो होता है, मतलब जब पहली बार हल लगाने जा रहा होता है तो सबको बताते हुए, एक कहानी है ऐसे ही, बताता कि पशु क्या बताएगा, बट सबको बताते हुए जाता है, जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। तो जो नहीं भी पूछ रहा है उसको भी बताता है कि मैं आज हल लगाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, दरअसल उस मासूम को पता ही नहीं है कि हल लगाना बोलते किसको है। तो जाते हुए तो सबको बताते हुए जाता है, अरे भैया आज मैं हल लगाने जा रहा हूँ। और जब हल लगा के आ जाता है, एक तो हल लगाना हुआ, फिर ऊपर से पहाड़ों पर हल लगाना, जब वापस आ रहा होता तो फिर लोग, वही लोग पूछते हैं उससे, हाँ भाई कहाँ से आ रहा है। तो तब उसकी आवाज जो होती है वो बहुत क्या होती है, दबी हुई होती है, कि हल लगा के आ रहा है, मतलब थका हुआ होता है। तो ऐसी आईएएस की तैयारी में भी होता है, असंभव नहीं है, बस थोड़ा सा क्या बना के रखना पड़ता है, अपनी ऊर्जा बना के रखनी पड़ती है लास्ट तक। और हर एक धावक की तरह लास्ट में बहुत तेज दौड़ना होता है। आपने देखा होगा कि दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन लास्ट में जो तेज दौड़ता है वही निकलता है ना। चलिए, तो बार्थोलोमेव डियाज यहां से वापस चला गया। उसके बाद फिर उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 1498 में वास्को डी गामा आया। कौन आया, वास्को डी गामा आया, वो यहां तक आया, है ना। और ये भी पूछा गया एक बार कि इसको क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप को, तो ये आपने ढूंढना है, तूफानी अंतरीप कहा गया। तो आपने ढूंढना किसने कहा, बार्थोलोमियो डियाज ने कहा या वास्को डी गामा ने कहा। तो ये होमवर्क है आपका, अगर अभी ढूंढ सकते तो बहुत बढ़िया बात है। तूफानी अंतरीप, तूफानी अंतरीप मतलब आते होंगे, तूफान आते होंगे, फिर वो यहां से फिर आगे बढ़ा, कौन, वास्को डी गामा। होते हैं ना कई तरह के एस्पिरेंट, कुछ रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, है ना। वो आगे बढ़ा और यहां से होते हुए फिर वो पहुंचा कहां, भारत के केरल राज्य में पहुंचा। केरल राज्य में का जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। वहां पर वो पहुंचा कहां, राजा जमोरिन के पास पहुंचा। कहां पहुंचा, और केरला में कहां पहुंचा, कहां पर पहुंचा, नहीं मालाबार तट में प्लेस का नाम क्या है जहां पर वास्को डी गामा पहुंचा। कोझीकोड तो आधुनिक नाम है, ये बाद में प्रश्न बना, पुराना नाम क्या था वहां का। कोझीकोड किसका नया नाम है, कालीकट का। ये भी क्वेश्चन बना कि कालीकट का आधुनिक नाम क्या है, कोझीकोड। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ क्या हो, अंतर हो, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं भाई, देवभूमि के लोग हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। बाकी मलयालम का जो, मलयालम क्योंकि केरला में क्या बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, शिव जी के डमरू से निकली हुई लैंग्वेज बताई जाती है। भगवान शंकर के डमरू से सबसे टफ लैंग्वेज मानी जाती है कौन, मलयालम। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं तो उनका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, हम सिर्फ कंपटीशन निकालने तक सीमित हैं कि कालीकट पुराना नाम था, कोझीकोड आधुनिक नाम है। वहां पर वास्को डी गामा पहुंचा, राजा जमोरिन ने स्वागत किया, ठीक है। उसके बाद वहां मसाले वसाले दिए उसको, ये गलती कर दी मेरे ख्याल से, और फिर वो मसाले लेके गया। वहां जब अपने देश में गया तो 60 गुना प्रॉफिट कमाया उसने। कितना कमाया, तो भारत में आने वाली पहली व्यापारिक शक्ति कौन, पुर्तगाली। कौन,
पुर्तगाली। और भारत से जाने वाली अंतिम शक्ति, यूरोपीय शक्ति कौन? वो भी पुर्तगाली। 1961 में गए पुर्तगाली, देश आजाद हो गया 1947 में। लेकिन गोवा से जब दमन दीव वगैरह ये जो जो क्षेत्र कैप्चर किए हुए थे, तो वहां से जब हमने उनको भगाया तो वो कब? 1961 में। तो भारत आने वाली पहली व्यापारिक शक्ति कौन? पुर्तगाली। और कारण क्या था? मसाले। और मसाले क्यों ले जाते थे? मसाले तो खाते ही नहीं है लोग। तो क्या है कि मांस को संरक्षित करने के, प्रिजर्व करने के लिए वहां पर आपको पता है कि मांस खाया जाता है। और बर्फ पड़ने से या ठंड से पहले पहले जब, क्योंकि चारागाह खत्म हो जाते हैं, पशु पतले हो जाते हैं, तो जिस समय चारा होता है, चारा खा रहे होते हैं, सबसे हष्ट पुष्ट होते हैं पशु, उस समय उनको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। फिर उसको संरक्षित करने के लिए उस जमाने में, आज तो रेफ्रिजरेटर्स हैं, आज तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, उस जमाने में मसाला रखकर उसको क्या कर दिया? मैरिनेट करके रख दिया। फिर उसके बाद जब जब जरूरत पड़ी तब तब पूरे 3-4 महीने 5 महीने खाया उसको, है ना। प्रिजर्व करने की प्रथा है, हमारे उत्तराखंड में भी है। सुक्सा बोलते हैं उसको, सुखा के रख देते हैं, ठीक है। जैसे सब्जियां हैं, एक मीठे करेले होते हैं हमारे यहाँ, उसका सुक्सा बना के रख दिया जाता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे जौनसार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मांस, उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, मांस को भी संरक्षित करके ठंडे स्थान है जहाँ मांस को क्या कर दिया? सुखा के रख देते हैं, फिर समय समय पर उसको क्या करते हैं? खाते हैं। और बाकी आप लोग जो अब नई जनरेशन में है, तो आप देख रहे होंगे कि वो पैटर्न, वो यूरोपीय पैटर्न यहाँ पर भी आ गया। जैसे मटर है तो किसी भी मौसम में आप क्या कर सकते हो? वो सफल करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फ्रोजन जो होता है, तो फ्रोजन मांस, फ्रोजन डिब्बा बंद, वो कल्चर आ चुका है देश में, है ना। सब्जियां भी आ गई हैं अब तो फ्रोजन में, ठीक है। मांस तो आया ही है, सब्जियां भी आ रही हैं। चलो, तो ये समझ में आ गया। ये कहानी बताने का कारण क्या था कि पहले कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ गया? कितने किलोमीटर का डिफरेंस बताया था मैंने? लगभग 8000 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अब सीधे जहाज पुर्तगाल से अगर आना है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए, ये स्वेज कैनाल होते हुए, रेड सी होते हुए, गल्फ ऑफ एडन, तो ये इतना लंबा चक्कर बच गया भाई। लगभग 8000 किलोमीटर के आस, लगभग बोल रहा हूं मैं, वैसे एग्जैक्ट कितना है? एग्जैक्ट कितना है? पेपर प्रैक्टिस कराई थी मैंने, लास्ट क्वेश्चन रहा होगा उसमें, पेपर प्रैक्टिस में देखिए। चलो जो भी है, इसे कर लेना, होमवर्क है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही फिर है? हो गया। यूपीएससी ने फिर यहां से क्वेश्चन बनाया, ये इजिप्ट के इधर पे आपको सिनाई प्रायद्वीप दिख रहा होगा, सिनाई पेनिनसुला दिख रहा होगा, सिनाई प्रायद्वीप, उसने कुछ इस तरह से चित्र बनाया, बल्कि ऐसा लगता है दक्षिण भारत सा होगा, या जैसे ये इजिप्ट है, ये कुछ इस तरह से है ये। तो यहाँ पर तो गल्फ ऑफ स्वेज है, स्वेज की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या? गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है सिनाई प्रायद्वीप। क्या है? सिनाई पेनिनसुला। यहां से क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने एक बार, ठीक है। इधर इजराइल लग गया, ये इसके जस्ट इधर क्या लग गया? इजराइल देश। इजराइल को मैंने बताया था आपको 4 देश स्पर्श करते हैं, बताया था कौन कौन करते हैं। इधर से इजिप्ट कर रहा है, ऊपर से कौन कर रहा है बताइए? लेबनान कर रहा है, सीरिया कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है। ये 4 देश स्पर्श करते हैं, ठीक है। सभी मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं। चलिए, उसके बाद लाल सागर मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे सलाइन वाटर है इसका। कारण यह है कि कोई भी नदी इसको पोषित, मतलब मीठा पानी से पोषित नहीं करती है, तो इवापोरेशन होता है, मतलब वाष्पीकरण होता रहता है, तो सैलिनिटी ज्यादा होनी। तो सबसे खारा सागर कौन? लाल सागर, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी क्वेश्चन पूछ चुका हूं कि लाल क्यों है, इसमें शैवाल है, उस शैवाल का नाम होमवर्क है आपके लिए, ढूंढनी है। उसको ग्रुप में डाल दीजिए, जो नाम है स्पेलिंग के साथ, है ना, कि वो कौन सी शैवाल है जिसके कारण लाल सागर क्या है, क्या क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एक बार जोर से बोल दीजिए राणा जी, क्या नाम बताया आपने?
ट्राइकोडेसियम, ट्राइकोडेसियम इरिथियल। हाँ ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना आप, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है बबल मंडेब जल संधि है, स्टेट ऑफ बबल मंडेब। तो बबल मंडेब किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? तो इधर से लाल सागर हो गया, इधर से गल्फ ऑफ एडन हो गया, ठीक है। इधर एक देश हो गया कौन? यमन। यमन, यमन की कैपिटल साना है। और इधर जिबूती, डजिबूती मत पढ़ना, जिबूती डी साइलेंट कर देना। तो जिबूती को यमन से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। मक्का मदीना जाने वाले लोग भी यहीं से होकर जाते हैं, स्टेट ऑफ बबल मंडेब से होते हुए जाते हैं। और बबल मंडेब को गेटवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। बाकी फिर ये गल्फ ऑफ एडन आ गया यहाँ पर। यहां से क्वेश्चन बन चुका है ये एक, यहाँ पर एक आइलैंड सा दिख रहा होगा आपको, सुकोत्रा, राजमा के दाने के आकार का, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। इस पर किसका अधिकार है? आंसर यमन का भाग है ये, ठीक है। यमन की कैपिटल साना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे, इधर आइए, वाटर बॉडीज में थोड़ा छोटा कीजिए मैं आपको। मोजाम्बिक चैनल से क्वेश्चन बन चुका है। मोजाम्बिक एक देश है अफ्रीका में, इधर मेडागास्कर है। मोजाम्बिक चैनल किन दो देशों के बीच में है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। और किस किस वाटर बॉडी को मिला रहा है? तो इधर और उधर कौन कौन सी वाटर बॉडी दिख रही है? कौन सी दिख रही है? ठीक है, इंडियन ओशियन है। चलो, उसके बाद आपका क्या हो गया? ये हो गया। एक बार यहां पर एक त्रिस्तान दी गुनाह दिख रहा होगा, एक आइलैंड दिख रहा होगा, वैसे वो अलग पढ़ना है, बट फिर भी एक दिख रहा है। अगर इसमें नहीं दिख रहा तो वर्ल्ड मैप में दिखेगा। निर्जनतम द्वीप पूछा है एक बार कि निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है? त्रिस्तान दी कुना, त्रिस्तान दी कुना कहा जाता है उसको। वहां से क्वेश्चन बना। देश वगैरह आप भर लेना, राजधानी भर लेना, बाकी मैं फिजिकल करा रहा हूं, देश के हिसाब से बता दूंगा वैसे, ठीक है। थोड़े बहुत जो आइलैंड्स हैं वहां से क्वेश्चन बना है। ये त्रिस्तान दी गुना कर दिया, इस तरफ होगा, इस तरफ बिल्कुल त्रिस्तान दी गुना, निर्जनतम द्वीप। ऐसे ही आपके यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, मॉरिशस से क्वेश्चन बना हुआ है। भारतीय मूल के लोग रहते हैं मॉरिशस में, रहते हैं। पोर्ट लुइस कैपिटल है इसकी, कई पिक्चरों की शूटिंग होती है भारतीय पिक्चरों की मॉरिशस में, ठीक है। तो मॉरिशस की कैपिटल कहाँ है? पोर्ट लुइस है। ऐसे ही यहाँ पर एक अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेचेल्स, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। विक्टोरिया कैपिटल है। मैंने कहा था विक्टोरिया नाम जहां पर भी आएगा वो इंपॉर्टेंट है। 3 विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अफ्रीका में। एक विक्टोरिया फॉल, क्या है? विक्टोरिया फॉल जम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा विक्टोरिया लेक 0 डिग्री इक्वेटर जाती है, कहां से? विक्टोरिया लेक से होते हुए। 3 देश स्पर्श करते हैं विक्टोरिया लेक को, कौन कौन से? युगांडा, केनिया, तंजानिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ना। बल्कि मैंने कहा आपको कि वैज्ञानिक विधि ये होती है कि एग्जैक्ट मत बनाइए मैप, ऐसे बना दीजिए कि ये विक्टोरिया लेक है और इसको 3 देश स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? माना इसको तंजानिया कर दीजिए, इसको केनिया कर दीजिए, इसको युगांडा कर दीजिए। पूरा नाम लिखिए, युगांडा उसकी राजधानी, केनिया उसकी राजधानी, तंजानिया उसकी राजधानी। जैसे केनिया है तो केनिया की नैरोबी कैपिटल है, केनिया की नैरोबी कैपिटल है। तंजानिया की दोदोमा कैपिटल है? और युगांडा की कंपाला कैपिटल है। अब तंजानिया की दो माह है इस समय, पर तंजानिया की एक पुरानी कैपिटल भी थी शायद, दार एस सलाम है कहीं पर, चेक कर लीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन बना था वहां से, दार एस सलाम क्या कैपिटल थी पहले कभी? थोड़ा सा चेक कीजिए, क्या दार एस सलाम कैपिटल रही है तंजानिया की? तो बस ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो विक्टोरिया है वो ये है, सेचेल्स, इसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। अच्छा, विक्टोरिया आइलैंड अगर बोलेगा तो मैं कनाडा में पढ़ा चुका हूं। विक्टोरिया आइलैंड कहाँ है? कनाडा में है। विक्टोरिया डेजर्ट बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा?
ऑस्ट्रेलिया में। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। चलिए, उसके बाद मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, ये छोटे छोटे जो आइलैंड है ना, इनको हाईलाइट कीजिए। ये मत सोचना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। यही अब इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तंजानिया के सामने एक छोटा सा आइलैंड होगा, पेम्बा जंजीबार, छोटे छोटे 2 आइलैंड होंगे। लैंड ऑफ क्लोव, लौंग की भूमि किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। वहां से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, है ना? हाँ, माफिया आइलैंड भी होगा, बट फिलहाल जंजीबार में लिखिए लौंग की भूमि, लौंग का आइलैंड, लैंड ऑफ क्लोव किसे कहा जाता है? जंजीबार। पेम्बा जंजीबार दिख रहे हैं, तंजानिया के सामने होंगे, छोटे छोटे दिख रहे होंगे, वहां से क्वेश्चन बना। एक कोमोरोस करके इसको हाईलाइट कर दीजिए, एक आपका मायोटी को हाईलाइट कर दीजिए, एक यहाँ पे रीयूनियन करके होगा, फ्रांस का कब्जा है यहाँ पर। ये भी देखना आपने, इन आइलैंड्स पर किसका क्या है अधिकार है, किन देशों का? तो अधिकतर यूरोपीय देश होंगे उसमें। क्या होंगे? यूरोपीय देश होंगे। ऐसे ही यहां पर केप ऑफ गुड होप दिख रहा है। अब क्या होता है कि प्रथम दृष्टया हम केप ऑफ गुड होप पढ़ लिया हमने, तो हम यूज टू हो गए। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्या है? अब क्योंकि बच्चों ने देखा हुआ था क्या, केप ऑफ गुड होप, लेकिन केप ऑफ गुड होप दक्षिणतम बिंदु नहीं है, केप अगुल्हास है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है क्या है? केप अगुल्हास। आगे चलकर हमें ओशनिक करंट भी पढ़नी है, महासागरीय धाराएं पढ़नी है, वहां पे पढ़ेंगे हम अगुल्हास की धारा। तो अगुल्हास की धारा, उस स्थान के नाम पर ही अगुल्हास की धारा कहा गया, क्योंकि केप अगुल्हास क्या है, ये है लास्ट पॉइंट जो है उसका, क्या है? केप अगुल्हास। ठीक है। जैसे मैंने भारत में नहीं बताया था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। तो कहां पर है वो? ग्रेट निकोबार पर है। शायद किसी वीडियो में, अगर जो पहले वाली वीडियो देखी है, मेरे मुंह से साउथ अंडमान निकल गया था, उसको सही कर देना, ठीक है? ग्रेट निकोबार पर है वो। किस पर है? ग्रेट निकोबार पर, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही आपका इधर भी है। एक यहां से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सोच सकता है कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगी? सेंट हेलेना। ये सेंट हेलेना जो है, एविल मतलब बहुत ही एक बुरा व्यक्ति बोला जाता है, यूरोप के लोग बोलते हैं उसको नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बोलते हैं? नाम सुना है नेपोलियन बोनापार्ट का? महाराजा रणजीत सिंह का जब शासन था ना देश पे, भारत पर, लाहौर राजधानी थी उनकी, रावी नदी के तट पर। तो महाराजा रणजीत सिंह की जब शासन था, तो अंग्रेजों का भी शासन था इधर। तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बना के रखे। क्यों बना के रखे? क्योंकि नेपोलियन का खतरा था यूरोप में। क्या था? वो सारी जगहों को जीतते हुए बढ़ रहा था, और अंग्रेजों को यह खतरा था कि हो सकता है कि नेपोलियन अफगानिस्तान होते हुए क्या आ जाए, भारत पर आ जाए। और भारत उनका उपनिवेश था उस समय। तो अंग्रेज समझ गए थे कि हमारे बस का तो नेपोलियन से टक्कर लेनी नहीं है। लेकिन इस देश में एक ऐसा सिख राजा था जिनका नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह। नाम सुना है? महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना है? क्वेश्चन भी आया किस मिस्ल के थे। 12 मिसलें होती हैं सिखों में, तो वो सुकर चकिया मिस्ल के थे। किस मिस्ल के? सुकर चकिया मिस्ल के थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को बफर स्टेट बना के रखा किसने? अंग्रेजों ने। मित्रतापूर्ण संबंध रखे और अच्छे से रहे किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर नेपोलियन को कोई आदमी टक्कर दे सकता है या हरा सकता है तो कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। और किसके दम पर? अपनी उस फौज के दम पर जो कि उनकी सबसे खास फौज थी। जैसे आज आपके एनएसजी कमांडो होते हैं ना, वैसे रणजीत सिंह की जो फौज थे उसमें एक तो पूरी फौज होती है, एक होती है अपनी मतलब कुछ खास लोगों की फौज, जिसमें करीब 2000 लोग थे उनके। तो वो इतने गजब के लड़ाके थे कि ये माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को एक आदमी टक्कर दे सकता था। वो कौन? ठीक है। जहां नेपोलियन मरा उसके बाद अंग्रेजों ने परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है। अमृतसर की संधि भी हुई बाद में।
ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके रणजीत सिंह की भी बाद में मृत्यु हो गई। फिर आंग्ल सिख युद्ध हुए, एंग्लो सिख वॉर हुए, ठीक है। फिर बहुत बाद में फिर उनके एक वंशज थे, कई बीच में आए। लास्ट में फिर एक महाराजा दिलीप सिंह और उनकी माँ झिंडन, उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? काफी लंबा कार्यकाल है, बीच में इतिहास है पूरा, आंग्ल सिख युद्धों का इतिहास है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। तो हम थे कहां पर अभी? वैसे थोड़ा सा इसको बता देता हूं, फिर मैं उसका क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो फिर इस पार्ट को यहीं पे खत्म करके, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता रहा था। अजासियो शहर में पैदा हुआ, एक आइलैंड है भूमध्य सागर में, पढ़ेंगे हम, उसमें एक शहर है अजासियो, वहां पैदा हुआ। और जब वाटरलू के फील्ड में हार गया, स्पेन फोड़ा बन गया किसके लिए? नेपोलियन के लिए। स्पेन के कैंसर ने नेपोलियन का नाश कर दिया, दक्षिण भारत के फोड़े ने औरंगजेब का नाश कर दिया। ये इतिहास के क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। स्पेन कैंसर बना किसके लिए? नेपोलियन के लिए। और दक्षिण भारत कैंसर बना किसके लिए? औरंगजेब के लिए। तो वाटरलू के फील्ड में हार गया नेपोलियन को, फिर यहां पर कैद किया गया। कहां पर? सेंट हेलेना। और इसको बोलते हैं एविल आइलैंड, बोलते हैं कि कुछ ऐसा करके बोलते हैं कि बहुत ही बुरा व्यक्ति यहां पर रहा, ठीक है। तो सेंट हेलेना याद रहेगा, कहां पर है? आंसर अटलांटिक ओशियन में। यूके का पार्ट है, यूके का पार्ट होना चाहिए, है ना। अजासियो शहर बता सकते हैं आप मुझे कहां पर है? भूमध्य सागर में अगर आप जाएंगे ऊपर, ये लास्ट बता देता हूं पॉइंट। देखो वहां पे क्या होगा कि कुछ आइलैंड होंगे, कोर्सिका, सार्डिनिया, है ना, और कोर्सिका, सार्डिनिया, और एक और होगा बेलेरिक आइलैंड। 3 आइलैंड होंगे, तीनों पे अलग अलग कलर होंगे। भूमध्य, तीनों आईएएस के क्वेश्चन बने हुए हैं। कोर्सिका भूमध्य सागर में एक आइलैंड, वैसे यूरोप में पढ़ाना है मैंने ये, और फिर भी देख लीजिए, भूमध्य सागर में 3 छोटे छोटे आइलैंड हैं, कोर्सिका, सार्डिनिया और बेलेरिक। बेलेरिक पर शायद स्पेन का भाग है, स्पेन का पार्ट है। कोर्सिका पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। और सार्डिनिया पर किसका अधिकार है? इटली का अधिकार है। और जो मैंने अजासियो शहर बताया वो कहां पर है? कोर्सिका में है, शायद चेक कीजिए, कोर्सिका में है, जो कि किसका भाग है? कोर्सिका फ्रांस का भाग है। क्लियर हो गया? तो एक शाही नेचर का बच्चा बड़ा होता है, सिपाही बनता है, और एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। क्या बनता है? और पूरे यूरोप के नाक में दम कर देता है, मतलब जहां जाता है पूरे क्षेत्र को जीतते हुए, यानी रूस को भी खतरा हो जाता है, सारे देशों को क्या होता है कि भाई नेपोलियन ऐसा ना हो कि पूरा क्या कर दे, कैप्चर कर दे। तो जुनून होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अगला वीडियो में करता हूं।